हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात की और उसमें डिफरेंट टाइप की वर्टिब्रा के बारे में सर ने आपको बताया। उनमें से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, जिनका नंबर होता है 7। इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा आर प्रेजेंट। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया है बच्चों, ठीक है। अगर हम 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा देखें तो बच्चों इस डायग्राम में आपको 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा दिख रही है जो नेक वाले पोर्शन में प्रेजेंट है बच्चों। देखिए सर ने आपको बताई 5, 6, 7, ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है। इन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में से फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम कहते हैं एटलस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है एटलस एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सिस। देखिए बच्चों डायग्राम में भी दिस इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कॉल्ड एटलस एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसको क्या कहा जाएगा, एक्सिस। अब कुछ सिंपल पॉइंट्स की, क्योंकि बच्चों बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि हम तो एक नॉर्मल वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर जो है पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों जैसे सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, मतलब हमने क्या बोला था, ऐसा प्रोसेस जहां प्री जाइगोपोफाइसिस, वही न्यूरल फोरामेन जिससे क्या पास हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा ट्रांसवर्स लिगामेंट जो किनको कनेक्ट कर रहा है, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को कनेक्ट कर रहा है। एंड ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो दिख रहे हैं, जो लैटरल प्रोसेस है, जिनका नंबर कितना है, 2, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर भी एक फोरामेन, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन हो वो कहलाएगा फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। बिल्कुल, अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बीच में सेंटर में एक फोरामेन था वो तो था वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। डॉर्सल साइड पर अगर हम सेंट्रम की बात कर लेते हैं तो वर्टिब्रल फोरामेन था। उसी तरह से इस ट्रांसवर्स प्रोसेस पर दोनों और इधर भी और इधर भी बच्चों जो फोरामेन है वो कौन सा है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, जिससे होकर पास हो रही है वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल। और अगर वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल पास हो रही है इसका मतलब यहां से कौन सी आर्टरी पास हो रही है, वर्टिब्रल आर्टरी। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों डायग्राम में देखिए उधर वाले, देखिए डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है बच्चों। ये जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज हैं, इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में ये एक ओपनिंग है और ये इस तरीके से अरेंज है एक दूसरे के ऊपर कि पूरी एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। और उसी कनाल से आप देख पा रहे हैं ये आर्टरी किस तरीके से यहां से पास होके आगे जा रही है, ठीक है। तो याद रखिए ये केवल और केवल इधर से आपको ये ओपनिंग भी दिख रही है। देखिए बच्चों ये ओपनिंग दिख रही है, यहीं से इधर से भी निकलेगी और इधर से भी निकलेगी, जो है वो है वर्टिब्रल आर्टरी। इस तरीके का बच्चों जो स्ट्रक्चर है वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल का, ये केवल और केवल सर्वाइकल वर्टिब्रेज में पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में बात कर रहे हैं और एटलस और एक्सिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट होने के साथ ही एक पॉइंट और आ जाता है बच्चों, आप देख सकते हैं कि एटलस के पास एक फोरामेन है जिसको हम बोलते हैं ओडोंटोइड फोरामेन। क्या बोलते हैं बच्चों, ओडोंटोइड फोरामेन। और एक्सिस के पास एक पैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस या फिर ओडोंटोइड पैग। क्या बोला जाता है बच्चों, ओडोंटोइड पैग या ओडोंटोइड प्रोसेस को हम डेंस भी बोलते हैं। अब समझिएगा बच्चों, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एटलस जिसके पास है ओडोंटोइड फोरामेन। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एक्सिस जिसके पास है ओडोंटोइड प्रोसेस और डेंस और ओडोंटोइड पैक भी बोलते हैं। अब देखिए ओडोंटोइड प्रोसेस तो कैसे निकला हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है। और ओडोंटोइड फोरामेन जो है, फोरामेन तो आप समझ सकते हैं कैविटी है, मतलब इसके पास एक कैविटी है और इसके पास एक प्रोसेस है। और ये जो पैग है, ये प्रोसेस जो है वो इस फोरामेन के अंदर क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। इसका मतलब ये एक्सिस है और एक्सिस का ये क्या है बच्चों, ओडोंटोइड प्रोसेस है। और ये एटलस है जिसके पास ओडोंटोइड फोरामेन है। ये एक्सिस का ओडोंटोइड प्रोसेस जो है वो, अगर हम बात कर लें, एटलस के ओडोंटोइड फोरामेन में फिट होगा और उसके बाद एटलस एक्सिस के ऊपर मूव करेगा। एक्सिस अपनी जगह स्टेबल रहेगा और एटलस एक्सिस के ऊपर मूव करेगा। देखिए ये एक्सिस जो है वो फिक्स है और एटलस जो है उसके ऊपर मूव कर रही है। क्या हो पा रहा है, यस हो रहा है या नो हो रहा है, नो की जो मूवमेंट है वो इसी वजह से होगी बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, उसी को एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास ओडोंटोइड फोरामेन है और ये वो पेग वाला पार्ट है, डेंस वाला। अब बताइए जो पेग वाला पार्ट है ये किस वर्टिब्री का है, C1 या C2 का, C2 का हो जाएगा। और फोरामेन कहां पाया जाएगा बच्चों, C1 में पाया जाएगा। मतलब C1 और C2 के बीच में एक पाइवट जॉइंट बनता है जिसके अंदर जो फोरामेन है उसके अंदर ये जो पेग या डेंस जैसा एक प्रोजेक्शन है वो फिट हो जाता है और कुछ इस तरीके से कि ये रोटेट करता है। और जैसा कि सर ने आपको बताया, जब हम नो में नोडिंग करते हैं इस तरीके से, तो ये मूवमेंट जो हो पा रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, इस
एटलस और एक्सिस के बीच में जो पाइवट ज्वाइंट है उसकी वजह से हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए बच्चों याद रखिए जो C2 है, जो एक्सिस है, इसको नो बोन भी कहा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि C2 या एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे, नो बोन भी बोलेंगे। मतलब हम ये बात कर चुके हैं सर कि हमने जब एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहां पर बन रहा था यस जॉइंट। ठीक है, और जब हम एटलस और एक्सिस के बीच में जो पाइवट जॉइंट, अभी आपको सर ने एक वर्ड यूज किया, आगे हम और पढ़ेंगे, उस पाइवट जॉइंट की वजह से कौन सा मूवमेंट हो रहा है, नो मूवमेंट हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो बहुत सही तरीके से सर ने आपको कनेक्ट किया। देखिए एटलस और एक्सिस के बीच में जो है वो नो है, और ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और अगर हम बात करें कि जो हमारा एटलस है उसके बीच में जो ज्वाइंट बन रहा था एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, वो यस ज्वाइंट था। ठीक है, तो इसलिए C1 को यस बोन कहेंगे और जो C2 है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नो बोन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहां से आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब आइए बच्चों एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे सर ने पहले ही अंडरलाइन कर दिया कि जो हमारे पास ये C2 है या इस सर्वाइकल वर्टिब्री की अगर हम बात करें तो इसका जो न्यूरल स्पाइन है वो बाइफिड है। नॉर्मली हमने क्या देखा था, न्यूरल स्पाइन जो है वो कुछ इस तरीके का एक प्रोजेक्शन होता था, इसमें कोई बाइफर्गेशन नहीं पाया जाता था जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पे ऐसा देखा गया कि कुछ वर्टिब्रीज होती हैं जिनका न्यूरल स्पाइन जो है वो कैसा होता है, बाइफिड होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि इसका न्यूरल स्पाइन कैसा हो जाएगा, बाइफिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो न्यूरल स्पाइन जो है वो बाइफिड रहेगा, मतलब ये बाइफर्गेटेड रहता है। ठीक है, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, कौन सी वर्टिब्रीज जो हैं वो टिपिकल हैं और कौन सी एटिपिकल हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि टिपिकल वर्ड का मतलब क्या है और एटिपिकल वर्ड का मतलब क्या है। ऐसी वर्टिब्रीज जिनके स्ट्रक्चर सेम हों उनको क्या कहेंगे, टिपिकल कहेंगे, और जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हों उनको बच्चों क्या कहा जाएगा, एटिपिकल कहा जाएगा। मतलब अगर हम C1 से C7 तक देखें तो कौन कौन सी एटिपिकल हो जाएंगी, C1, C2 और C7। ठीक है, C1, C2 और C7, जैसे कि सर ने आपके लिए लिखा है C1, C2 और C7 जो है वो एटिपिकल है, बाकी सारी कैसी हो जाएंगी, टिपिकल हो जाएंगी। मतलब C3, C4, C5, C6 इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जबकि C1, C2 और C7 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कैसे डिफरेंट है वो भी बता देते हैं। देखिए C1 और C2 तो बहुत क्लियर है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं C2 के पास पेग पाया जा रहा है, यहाँ पे फोरामेन पाया जा रहा है, यहाँ सेंट्रम एब्सेंट होता है, बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे सेंट्रम जो है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये न्यूरल स्पाइन है वो कैसा है, बाइफिड है, लेकिन C7 का न्यूरल स्पाइन बाइफिड नहीं होता है। इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन फिर भी C7 जो है वो अगर हम क्यों बोल रहे हैं एटिपिकल है, क्योंकि उसके अंदर भी डेमीफैसेट एक और पॉइंट है बच्चों, वहां पे डेमीफैसेट पाया जाता है। डेमीफैसेट वो जगह होती है जहां से रिब जो है वो आके जुड़ती है। तो एक और पॉइंट यहां पे याद रखेंगे कि जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्री है उससे कौन सी रिब जुड़ेगी, फर्स्ट रिब आके जुड़ती है। फर्स्ट रिब के लिए डेमीफैसेट 7th सर्वाइकल वर्टिब्री पे पाया जाता है। ये आगे देखते हैं बच्चों। बिल्कुल, अब देखिए यहां पे आपको बताया जा रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रीज आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स, जैसा ने आपको पहले ही बताया था, तो वही चीजें हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ऑल सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैव अपर्चर्स इन देयर ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड दीज आर नोन एज फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम एंड व्हिच अलाइन टू फॉर्म वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, राइट। तो इस तरीके से इसने हमने देखा कि ये जो फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम है वो अलाइन हो गए थे और उन्होंने क्या किया, एक वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल बनाई जिसके थ्रू पास हो रही थी हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, और ऐसा केवल और केवल सर्वाइकल वर्टिब्रा में पाया जाएगा। सर्वाइकल वर्टिब्रीज में कौन से प्रोसेस में, ट्रांसवर्स प्रोसेस में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखते हैं, थ्रू दिस कैनाल वर्टिब्रल आर्टरी पासेस, जो चीज हमने अभी डिस्कस की वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड दिस आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल प्रोसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री इज बाइफिड एक्सेप्ट C7। ये चीज मैंने अभी पीछे आपको बताई थी, C7 का न्यूरल स्पाइन बाइफिड नहीं होता है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर एटिपिकल है, दूसरी वर्टिब्रीज के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। इसीलिए सर ने आपको बताया था C1, C2 और C7 जो है वो कैसी होती है, एटिपिकल होती है। ठीक है बच्चों, थोरेसिक वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में हम बात करने वाले हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में। थोरेसिक वर्टिब्री सर्वाइकल वर्टिब्रा से लार्ज होती है, इनके पास भी अपनी बॉडी है, क्या कहा जाएगा, सेंट्रम। इनके पास भी वर्टिब्रल फोरामेन है, इनके पास भी प्रोसेस निकले हुए हैं न्यूरल आर्ट से, और वो प्रोसेस
ट्रांसवर्स प्रोसेस है, साथ में स्पाइनस प्रोसेस है, और साथ के साथ अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, इनके पास देखिए थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है। मैंने अभी आपको बताया था मेनली रिब्स अटैच होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा से, और उससे अटैचमेंट के लिए ये देखिए एक रिब है और वो क्या हो रही है, इस थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच हो रही है। आप जानते हैं जहां रिब भी बोन है और वर्टिब्रा भी बोन है, बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट्स। बिल्कुल, इनके अटैचमेंट की साइड पर हमें क्या दिख रहा है, लिगामेंट। ये डायग्राम जिसमें थोरेसिक वर्टिब्रा से रिब्स का अटैचमेंट दिखाया जा रहा है, इसको और अच्छे से समझते हैं इन डायग्राम से। बिल्कुल, यहां पे देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई जा रही है रिब। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एक रिब का स्ट्रक्चर है। और यहां पे देखिए बच्चों, तो ये जो स्ट्रक्चर है आगे का, ये फ्लैट बोन, इसको क्या बोला, स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम है। अब देखिए आगे की तरफ जो रिब है वो किससे जुड़ती है, स्टर्नम से जुड़ती है, और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो वो किससे जुड़ती है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है। ठीक है, मतलब वेंट्रल साइड पर रिब्स अटैच होती है स्टर्नम से, और डॉर्सल साइड पर रिब्स अटैच होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, अब यहां पे देखिए बच्चों, ये जो एक रिब है जो पीछे जाके जुड़ रही है वर्टिब्रल कॉलम से, ये रिब कैसी होती है, बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक मतलब इसके पास डॉर्सल सरफेस पर दो अटैचमेंट की साइट होती है, और एक अटैचमेंट की साइट जो है वो आपको यहां पर अटैचमेंट होती हुई दिख रही है। एक तो सेंट्रम से अटैच होती है बच्चों, सेंट्रम वाला पार्ट है, उस सेंट्रम वाले पार्ट पे जाकर अटैच होती है एक तो, और दूसरी जो होती है वो प्रोसेस से अटैच होती है। ये आपको कोस्टल डेमिफेसिट दिख रहे हैं, वहां पर अटैच होती है बच्चों। तो दो अटैचमेंट की साइट होती है डॉर्सल साइड पर, इसलिए क्या बोलेंगे, बाइसेफेलिक। देखिए बच्चों, यहां पे स्ट्रक्चर भी मैंने आपके लिए ड्रॉ किया। ये स्टर्नम है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक रिब का स्ट्रक्चर है। और आप देख पा रहे हैं कि ये रिब जब पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ने वाली है, जिस प्लेस से ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ने वाली थी, वहां पे आपने देखा दो हेड पाए गए। एक हेड ये हमारे पास है, और एक ये दूसरा हेड हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो दो हेड हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारी रिब कैसी होती है, बाइसेफेलिक। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बिल्कुल सर, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। बच्चे समझते हैं बाइसेफेलिक वर्ड का मतलब है कि रिब का एक एंड स्टर्नम से अटैच है और दूसरा एंड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। बच्चों बहुत अलग है बच्चों, डॉर्सल एंड पर दो अटैचमेंट की साइट होती है, इसलिए बोलेंगे बाइसेफेलिक रिब बोला जाएगा। तो यहां पे भी देखिए किस तरीके से ये जुड़ी हुई है, इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, ये जो रिब आई है इसका एक हिस्सा तो देखिए ये सेंट्रम वाला पार्ट है, तो एक हिस्सा तो सेंट्रम से जुड़ा है। यहीं पे इस रिब का एक हिस्सा अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो वही बात आ गई जो सर ने आपको एक्सप्लेन की थी कि रिब पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती जरूर है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में भी दो जगह पे जुड़ती है। एक हिस्सा उसका सेंट्रम से जुड़ता है और एक हिस्सा ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ता है। देखिए बच्चों, ये देखिए ये रिब है, इस रिब का एक पार्ट जो है वो तो किससे अटैच है, ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच है, और दूसरा पार्ट जो है वो किससे अटैच है, सेंट्रल। बहुत शानदार डायग्राम से बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। सर ने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया ये पॉइंट को। देखिए एक जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ा है और दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए रिब्स है बाइसेफेलिक। ठीक है, आइए देखते हैं इन आर्टिकुलर प्रोसेसेस को, या ये जो साइट ऑफ अटैचमेंट्स हैं, इनको क्या बोला जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, दे आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉस्टल डेमिफेसिट्स। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स हैं, इनको क्या कहेंगे बच्चों, कॉस्टल डेमिफेसिट्स कहा जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, यहां पे क्या लिखते हैं, ऑन द सेंट्रम ऑन देयर ट्रांसवर्स प्रोसेस ट्यूबरकुलर फैसेट आर प्रेजेंट। ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जिस जगह से ये रिब जो है वो जुड़ी हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्यूबरकुलर फैसेट कहा जाएगा। और इसी तरीके से सेंट्रम पे जिस जगह से ये रिब जुड़ती है उसको क्या कहेंगे, कोस्टल डेमिफेसिट। कोस्टल डेमिफेसिट या कैपिटाकुलम पार्ट बिल्कुल सर बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं, हम कह सकते हैं, एक ट्यूबरकुलर पार्ट है और एक कैपिटाकुलर पार्ट है। तो एक जो है वो ट्यूबरकुलर फैसेट यहां पे हो जाता है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ेगा। याद रखना बहुत आसान है, टी फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेस, टी फॉर ट्यूबरकुलर फैसेट। ठीक है, सी फॉर सेंट्रम एंड सी फॉर कैपिटाकुलम। ठीक है, तो याद रखिए सेंट्रम के पास जो डेमिफेसिट है उसको कैपिटाकुलम बोलेंगे, और ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास जो डेमिफेसिट है उसको क्या कहेंगे, ट्यूबरकुलर। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां पे पढ़नी थी। इन डायग्राम्स के थ्रू आपने ये समझा कि रिब्स जो हैं वो थोरैसिक वर्टिब्रा से किस तरह से अटैच्ड होती है। तो चलिए थोरैसिक वर्टिब्रा के बाद अब हम बात कर लेते हैं बाकी बची हुई वर्टिब्रा के बारे में, जिनमें आ जाती है बची हुई लंबर, सैक्रम एंड कॉकिक्स वर्टिब्रा। लंबर के बारे में बात करें बच्चों, आप सर्वाइकल देख ही रहे हैं, ये थोरैसिक है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बचती है लंबर वर्टिब्रा। क्या बताया गया था, ये सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, और लार्जेस्ट होने के साथ साथ ये ही तो वो है जो सपोर्ट करने का काम कर रही है, हैव टू सपोर्ट द वेट ऑफ अपर बॉडी। मतलब पूरे अपर बॉडी का वेट जो है जिस वर्टिब्रा पर आ रहा है वो है लंबर वर्टिब्रा।
और लंबर वर्टिब्रा जो होती है नंबर में कितनी है सर? 5 होती है। और याद रखें सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है। लंबर के बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सैक्रम की। सुनिएगा बच्चों, सैक्रम बोला गया है, सैक्रल नहीं बोला गया है। सैक्रल वर्टिब्रा कितनी थी सर? 5, जिनके फ्यूज होने से एक सिंगल बोन रह गई जिसका नाम है सैक्रम। लंबर के बाद अब आप ये जो देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट जो बना हुआ है, जो 5 सैक्रल वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बना है वो है सैक्रम। और सैक्रम जो है वो लार्ज, फ्लैट, ट्रायंगुलर, देखिए बच्चों ट्रायंगुलर दिख रही है आपको, लार्ज, फैट एंड ट्रायंगुलर होती है, जो बनी हुई है फ्यूजन के किसके? सैक्रल वर्टिब्रा। कितनी? 5 सैक्रल वर्टिब्रा के। और फिर फाइनली आ जाती है कॉकिक्स वर्टिब्रा, जो कि है हमारी टेल वर्टिब्रा, और ये भी 4 कॉकिजियल वर्टिब्रा के फ्यूज होने से बनी है। इट इज वेस्टिजियल। टेल बोन बोल सकते हैं बच्चों हम, हमारे पास तो टेल ही नहीं है, इसका मतलब हमारी टेल वर्टिब्रा जो है वो भी क्या है? वेस्टिजियल है। इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन एंड फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 4 कॉकिजियल वर्टिब्रा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने पूरे वर्टिब्रल कॉलम की स्टडी करी। ये पूरा शानदार सा डायग्राम आपको पूरे एक वर्टिब्रल कॉलम का दिखाया जा रहा है, जहां पे सर्वाइकल वर्टिब्रीज दिख रही हैं, थोरैसिक वर्टिब्रीज दिख रही हैं, लंबर दिख रही हैं, सैक्रम और कॉकेक्स दिख रहे हैं। साथ ही आपको यह भी दिखाया जा रहा है इन वर्टिब्रीज के बीच में कैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती हैं, जो कि सर ने आपको बताया था शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी थी बच्चों हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। आइए अब देखते हैं कि इस वर्टिब्रल कॉलम का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में आपको क्या बताया गया बच्चों? ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये चीज तो हमने सर बहुत अच्छी तरीके से समझा दी बच्चों हमने पढ़ा है बच्चों कि क्रेनियम प्रोटेक्शन दे रहा है हमारे ब्रेन को, और अगर हम बात करें हमारी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्शन दे रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कैसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट देखिए क्या लिखते हैं? सपोर्ट करता है हेड को। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा स्कल है वो हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस के साथ हमारे ऊपर के जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है हमारे हेड को। ठीक है, और हेड को सपोर्ट देने के साथ साथ हेड के मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या लिखते हैं? सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलरेचर ऑफ बैक। ठीक है, रिब्स का तो सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो हमारी बैक मसल्स हैं वो भी किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। बच्चों अगर हम बात करें हमारे बैक के अंदर 180 मसल्स प्रेजेंट है, और इन 180 मसल्स को अटैचमेंट के लिए जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो साइड प्रोवाइड कर रही है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी रिब्स जो है उनके भी अटैचमेंट के लिए वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पेस प्रोवाइड कर रही है। स्टूडेंट्स, हम एक्सोस्केलेटन में अब तक बात कर चुके हैं स्कल स्केलेटन के बारे में और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्टर्नम के बारे में। बच्चों स्टर्नम जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं नंबर में होती है 1। बिल्कुल, और ये थॉरैक्स के वेंट्रल मिड लाइन पर प्रेजेंट है। ये थॉरैक्स है, इस थॉरैक्स की वेंट्रल साइड ये है बच्चों, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। और वेंट्रल मिड लाइन पर जो हमें एक फ्लैट बोन देखने को मिल रही है उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? स्टर्नम, या फिर हम बोलते हैं उसे ब्रेस्ट बोन। देखिएगा बच्चों, तो स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन, इस बात को याद रखें, फ्लैट बोन है ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरैक्स। ये रही एक स्टर्नम। आप स्टर्नम को अगर देखें तो स्टर्नम जो होती है लगभग 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस लॉन्ग होती है। और इस स्टर्नम के भी अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है इसका मैन्यूब्रियम। इस मैन्यूब्रियम को हम प्रोस्टर्नम भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम जैसा। इस मैन्यूब्रियम वाला पार्ट जो है, जो थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है हमें, इस वाले पार्ट पर क्लैविकल आकर अटैच होता है। यहां पर रिब का भी आर्टिकुलेशन होता है, बात करते हैं कैसे होगा अभी थोड़ी देर में। सेकंड पार्ट जो आ जाता है वो है बॉडी। बॉडी को हम कहते हैं मीजोस्टर्नम। इस बॉडी वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग पार्ट है। आप देख सकते हैं कि स्टर्नम का सबसे लॉन्ग पार्ट जो है वो कौन सा है? बॉडी। और ये लेकिन नैरो है, मैन्यूब्रियम के कंपैरिजन में बॉडी को देखिए थोड़ा क्या है, ये नैरो है और मिडिल बोन है। देख सकते हैं मैन्यूब्रियम अपर, बॉडी मिडिल, और सबसे नीचे की तरफ आपको जो दिख रही है वो कौन है? जिफॉइड प्रोसेस। थर्ड आ जाता है जो जिफॉइड प्रोसेस है बच्चों, इसे हम जिफिस्टर्नम या मेटास्टर्नम भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये जिफिस्टर्नम या मेटास्टर्नम जो है, ये जिफॉइड प्रोसेस का मतलब है यहां पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मैन्यूब्रियम, ये बॉडी वाला पार्ट बोनी है, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में स्टर्नम के बिल्कुल एंड पर अगर हम आ जाएं तो वहां पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट है। दिस कार्टिलेज कॉल्ड जिफॉइड कार्टिलेज। और जिफॉइड कार्टिलेज का जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, एंड दिस पार्ट ऑफ स्टर्नम इज कॉल्ड मेटास्टर्नम।
ठीक है, इसे जिफी स्टर्नम भी कहते हैं। स्टर्नम भी तो ये हमने स्टर्नम के बारे में बात करना शुरू की कि फ्लैट बोन है, वेंट्रल मिड लाइन पर है थॉरेक्स के, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो पॉइंट है कि सस्पेक्टेड ब्लड डिजीजेस के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए हीमोपोइटिक टिश्यूज को अगर हम फाइंडिंग के लिए अगर उनको लेना चाहते हैं तो उसके लिए फेवर्ड साइट होती है स्टर्नम। मतलब जैसे एक ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया की बात कर सकते हैं, ब्लड कैंसर की बात कर सकते हैं, उस कंडीशन के कंडीशन में अगर हमको हीमोपोइटिक टिश्यू को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए जो फेवरेबल साइट है वो हमारे पास क्या रहेगी, स्टर्नम होगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमने स्टर्नम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आप याद रखिए स्टर्नम जो है वो रिब केस बनाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो रिब्स है वो आगे की तरफ आके इसी स्टर्नम से मिलने वाली है। क्लैविकल और रिब्स जो है वो स्टर्नम से ही जुड़ती हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया, मैनोब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस, तीन पार्ट है हमारे स्टर्नम के। इनमें से जो मैनोब्रियम है उसी को क्या कहा गया है, प्रोस्टर्नम, और जो बॉडी है उसी को क्या कहा जाता है, मेसोस्टर्नम, और जो जिफॉइड प्रोसेस है जो कि एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, मेटास्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चों ये जो अलग अलग पार्ट है हमारे फ्लैट बोन स्टर्नम के, उनसे किस तरीके से अदर बोन्स आके आर्टिकुलेट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे आपको दिखाया गया है बच्चों, ये हमारे पास एक स्टर्नम का स्ट्रक्चर है, अलग अलग कलर से शेड करके आपको दिखाया गया है ताकि आप प्रोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम और मेटास्टर्नम के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं। ठीक है, देखिए प्रोस्टर्नम या मैनोब्रियम वाला जो प्रोसेस था उससे आप देख पा रहे हैं फैसिट फॉर क्लैविकल। देखिए बच्चों, फैसिट वर्ड का मतलब क्या होता है, फैसिट वर्ड का मतलब है साइट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, जहां पे कोई एक बोन अटैच होने वाली है तो वो जो साइट ऑफ अटैचमेंट है उसको उस बोन के लिए हम क्या कह देंगे, फैसिट है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, फैसिट फॉर क्लैविकल, मतलब जो कॉलर बोन है, जो क्लैविकल, देखिए यहां पे डायग्राम में बहुत शानदार तरीके से आपको दिख रहा है। ये पूरा बच्चों हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर की बोन है, दिस वन इज व्हाट, क्लैविकल बोन या कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी बोल सकते हैं लेडीज के केस में। तो देखिए ये जो कॉलर बोन है बच्चों, ये आगे की तरफ आके जो स्टर्नम का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम यहां पे प्रो स्टर्नम कह रहे हैं, उस प्रो स्टर्नम वाले पार्ट से किस तरीके से जुड़ रही है। ठीक है, और यहां पर ये बना रही है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, बिल्कुल स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है यहां पे। अब पीछे की तरफ ये हमारे पेक्टोरल गर्डल से जुड़ती है। कैसे ये पीछे की तरफ यहां जुड़ती है इस चीज को बच्चों हम आगे देखेंगे जब पेक्टोरल गर्डल के डायग्राम को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी आपको ये देखना है कि क्लैविकल के लिए फैसिट कहां है, प्रोस्टर्नम पे होता है। साथ ही बच्चों जो प्रोस्टर्नम वाला पॉइंट है उसके साथ फर्स्ट पार्ट जो रिब का है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब है वो भी क्या होती है, आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, देखिए यहां पे ये हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है रिब का वो भी यहां पे क्या हो रही है, आर्टिकुलेट हो रही है। किस पार्ट से, ये भी प्रोस्टर्नम वाले पार्ट से आके जुड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही बच्चों अगर देखें तो जो सेकंड रिब होती है हमारे पास, जो सेकंड पेयर ऑफ रिब है उसका कुछ हिस्सा भी इस प्रोस्टर्नम वाले पार्ट से जुड़ता है। लेकिन याद रखिए जो सेकंड पेयर ऑफ रिब है बच्चों उसका कुछ हिस्सा ही मेनोब्रियम से जुड़ता है और कुछ हिस्सा किससे जुड़ता है, बॉडी वाले पार्ट से, मतलब मेसोस्टर्नम से जुड़ता है। मतलब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये जो सेकंड पेयर ऑफ रिब है, ये सेकंड पेयर ऑफ रिब जो है, इस रिब का, सेकंड रिब का कुछ पार्ट जो है वो प्रोस्टर्नम से जुड़ रहा है, कुछ पार्ट जो है वो, कुछ पार्ट मेसोस्टर्नम से, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेकंड पेयर दोनों से जुड़ी हुई जो फैसिट है वो दोनों मेसोस्टर्नम के जंक्शन पर है। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बच्चों याद रखनी है कि जो प्रोस्टर्नम है वहां से क्लैविकल जुड़ रही है और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब जुड़ रही है, साथ ही कुछ हिस्सा सेकंड पेयर ऑफ रिब का भी यहां से जुड़ रहा है। ये चीज आपको देखनी है। फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं, सेकंड टू सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच्ड विद द मेसोस्टर्नम, या जो हमारा बॉडी वाला पार्ट था जिसको सर ने आपको बताया था लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर होता है कंपैरेटिवली, उससे ये सेकंड से सेवेंथ पेयर की जो रिब्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे आपको बताई जा रही है। आगे क्या लिखते हैं, क्लैविकल एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच्ड विद द मैनोब्रियम व्हाइल सेकंड टू सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स दीज आर अटैच्ड विद द मेसोस्टर्नम पार्ट और बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब अटैचमेंट यहां पे समझ में आ गया होगा कैसे स्टर्नम जो है वो रिब्स को और क्लैविकल को अटैचमेंट देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं यहां पे रिब्स जो है उनके बारे में। रिब्स कितने तरीके की होती हैं बच्चों, हम स्टर्नम के बाद बात कर लेते हैं रिब्स के बारे में। रिब्स का नंबर होता है 12 पेयर, मतलब 24 एग्जैक्टली। अब 24 रिब्स जो है या 12 पेयर रिब्स जो है वो हमारे रिब केज के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। और वो कैसे कर रही है वो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले 12 पेयर रिब्स के बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन सी है।
बच्चों अभी आपको सर ने बताया कि क्लेविकल एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स अटैच विद मैन्यूब्रियम और प्रोस्टर्नम पार्ट ऑफ स्टर्नम। एग्जैक्टली क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये रहा फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर सेवंथ पेयर ऑफ रिब तक देखें, सेवंथ पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 7 इधर है और इधर भी है और इधर भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अगर हम 7 पेयर ऑफ रिब्स की अगर बात करें तो 7 पेयर ऑफ रिब अपनी कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से, कोस्टल कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ हालाइन कार्टिलेज, बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे बच्चों। ये आपने एनिमल टिश्यू में भी एग्जांपल पढ़ा होगा। स्टर्नल एंड ऑफ द रिब जो है वो जिस कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं हालाइन कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से वो क्या होती है, सीधी अटैच होती है किससे? स्टर्नम से। सीधी किससे अटैच है बच्चों? स्टर्नम से। आप देख सकते हैं चाहे ये फर्स्ट पेयर रिब हो, चाहे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ पेयर रिब तक अगर हम बात कर लेते हैं, ये सभी अपनी किसकी हेल्प से? कोस्टल कार्टिलेज, जो कि कौन सी कार्टिलेज है? हालाइन कार्टिलेज है, उसकी हेल्प से अटैच है सीधे किससे? स्टर्नम से। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब। और देखिए साथ के साथ डॉर्सल सरफेस पर तो ये अटैच है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रल सरफेस पर कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से अटैच है डायरेक्टली किससे? स्टर्नम से। इसीलिए कहा जा रहा है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब या फिर क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। ठीक है, यही चीज बच्चों आपको एनसीईआरटी में भी बताई गई है कि फर्स्ट से सेवंथ पेयर तक की जो रिब्स होती हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से आगे की तरफ एक कोस्टल कार्टिलेज, जैसा कि सर ने आपको बताया हालाइन कार्टिलेज, उसकी हेल्प से जुड़ी होती हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप 8, 9 एंड 10 पेयर रिब को देखें, जैसा सर अभी आपको बताएंगे, 7 तक तो देख लिया आपने, उसके बाद आप देखिए ये कौन सी है? 8 पेयर ऑफ रिब, दिस इज 9 पेयर ऑफ रिब एंड दिस इज 10 पेयर ऑफ रिब। दोनों तरफ देख सकते हैं 8, 9, 10, 10। बिल्कुल। तो 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब को देखें तो डॉर्सल सरफेस पर तो ये भी किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच है। लेकिन वेंट्रल सरफेस पर अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती। ये अपनी कार्टिलेज की हेल्प से, देखिए इनकी कार्टिलेज दिख रही है, ये अपनी कार्टिलेज की हेल्प से 7th रिब से अटैच होती हैं। किससे? 7th रिब। ये देखिए 8, 9 और 10 अपनी कार्टिलेज की हेल्प से इस 7th रिब से अटैच है। They are not directly attached with the sternum on ventral side, so they are not true ribs. So they are false ribs. ये है false ribs। कौन कौन सी? 8th, 9th और 10th पेयर रिब। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों सर ने आपको बताई है कि 8th, 9th और 10th पेयर की जो रिब है वो डायरेक्टली स्टर्नम से ना जुड़ के 7th रिब से जुड़ी है, लेकिन वो भी किसकी सहायता से? एक हालाइन कार्टिलेज की सहायता से। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? फॉल्स रिब्स कहा गया है। और देख सकते हैं बच्चों डॉर्सल सरफेस पे तो ये भी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे अभी सर ने जैसा बोला कि अपनी कार्टिलेज की हेल्प से 7th पेयर से रिब से अटैच है, तो ये होगी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, क्योंकि कॉन्ड्रल वर्ड किसके लिए आएगा? कार्टिलेज के लिए लिया जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 11th और 12th पेयर रिब को बच्चों आपको फर्स्ट से 7th तक ट्रू रिब्स बताई गई, 8, 9, 10th पेयर रिब जो है वो फॉल्स रिब बताएगी। लेकिन 11th एंड 12th पेयर रिब को अगर हम देखें, जैसा सर ने आपको बताया, तो डॉर्सल सरफेस पे तो ये भी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, बिल्कुल। लेकिन वेंट्रल सरफेस पर ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। बिल्कुल। और याद रखें ये फ्रीली फ्लोट कर रही होती हैं। इनका वेंट्रल एंड जो होता है वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, किडनी के ऊपर होता है, किडनी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। लेकिन याद रखें ये वेंट्रल एंड पर अटैच नहीं होती है, इसीलिए कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। यही चीज एनसीईआरटी में बताई गई बच्चों की जो 11th और 12th पेयर की रिब्स हैं ये वेंट्रल साइड पे किसी भी चीज से अटैच नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। ठीक है, और जैसा कि सर ने आपको बताया फॉल्स रिब्स कौन सी है? 8th, 9th और 10th पेयर की रिब्स फॉल्स रिब्स होती हैं, क्योंकि ये एक कार्टिलेज की हेल्प से 7th रिब से जुड़ती हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों 3 तरीके की रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फर्स्ट से 7th पेयर तक की रिब्स जो हैं उनको ट्रू
रिब्स या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कह रहे हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से हालाइन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हैं। एर्थ, नाइन्थ और 10th पेयर के रिब्स को फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये 7th रिब से कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हैं। और फाइनली 11th और 12th पेयर की रिब जो कि फ्लोटिंग है, क्योंकि वेंट्रल साइड में ये किसी भी चीज से नहीं जुड़ी हैं, केवल और केवल आप देख पा रहे हैं डॉर्सल साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। आगे की तरफ इनके जो एंड है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, और जैसा कि सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि ये किडनी को प्रोटेक्शन देने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो एक एनिमेशन में भी इस डायग्राम को देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक शानदार सा एनिमेशन है, और इस एनिमेशन के जरिए पूरी रिब्स का अटैचमेंट और पूरा रिब केज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। देखिए, ये पीछे की तरफ आप बैकबोन देख पा रहे हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको देख पा रहे हैं, और आगे की तरफ बच्चों अगर हम देखें तो ये आपको फ्लैट बोन भी दिख रही है। वो क्या है? क्या कहा था? स्टर्नम कहा था। ठीक है, तो आप देखिए रेड कलर से बच्चों यहां पे जो मार्क किया गया है वो क्या है? रिब्स होती है। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कैसे हमारी रिब्स डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, और वेंट्रल साइड में बच्चों फ्लैट बोन स्टर्नम से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा एक रिब केज का स्ट्रक्चर यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्री। देखिए यहां पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, डॉर्सल साइड में ये थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी हुई होती हैं। आगे लिखते हैं, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, जिसको सर ने आपके लिए क्या लिखा था? कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो याद रखिए कोस्टल कार्टिलेज मतलब जो एंड, जो रिब के एंड है वो जिस कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं? कोस्टल कार्टिलेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहते हैं फॉल्स रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की चीजें आपके सामने है बच्चों, कि जो 8th, 9th और 10th पेयर की रिब है वो 7th रिब से एक हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है, इसलिए इनको क्या कह दिया? फॉल्स रिब्स। इसी का सर एक और नाम क्या हमने डिस्कस किया था? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों देखिए फ्लोटिंग रिब्स हैं, जो कि आगे की तरफ वेंट्रल साइड में कनेक्ट नहीं होती हैं। एनिमेशन में बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि आगे की तरफ नीचे की दो जो यहां पे रिब्स हैं उनको फोकस करिए बच्चों। पीछे देखिए वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, नीचे वाली आगे की तरफ बिल्कुल फ्री होती हैं। ठीक है, तो यही चीज एनसीईआरटी में आपको बताई गई है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिब्स जो कि हमने यहां पे पढ़नी थी। बच्चों एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से रिब्स को एक्सप्लेन किया गया है, और यहां से क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से सारी चीजों को आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से करना है। आगे अब देखते हैं बच्चों, हमने स्टर्नम की बात कर ली, हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ली, हमने रिब्स की बात कर ली। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलके किस तरीके से इस एक शानदार स्ट्रक्चर थोरैसिक केज का फॉर्मेशन करते हैं, और क्या सिग्निफिकेंस होता है हमारे थोरैसिक केज का हमारे बॉडी में, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे थोरैसिक केज बात कर लेते हैं रिब केज के बारे में। बच्चों सबसे पहले तो बड़ा सिंपल है रिब केज। हमने बहुत सारे पहले हमने स्टर्नम पढ़ा, हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात की, हमने रिब्स की बात की, तो इन सब के मिलने से रिब केज का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या क्या इसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं उन सबको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये रिब केज या थोरैसिक केज की अगर हम बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों। रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। साथ के साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये बच्चों एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, बोन्स का बना हुआ एक केज है जो कि हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस थोरैसिक केज के अंदर हमारे लंग्स है, और साथ के साथ हमारा हार्ट भी इसी में प्रेजेंट होता है। और ये बना किस किस से ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम डॉर्सल साइड की बात कर लें तो इससे इस रिब केज को डॉर्सल साइड में बनाने में हेल्प कर रही है वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। देख सकते हैं डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम है और क्या है? रिब्स हो जाएंगे। वेंट्रल साइड पर कौन सी फ्लैट बोन थी सर? स्टर्नम, और साथ में उससे क्या अटैच है? रिब्स। बिल्कुल, तो वेंट्रल साइड पर स्टर्नम एंड रिब्स देख भी पा रहे हैं सर बच्चे, डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए स्टर्नम है और रिब्स है, तो ये आपको वेंट्रल साइड दिख रही है आपको, तो वेंट्रल साइड में बहुत क्लियर है कि स्टर्नम और रिब्स होंगे, और डॉर्सल साइड में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। जबकि लेटरल साइड, दिस इज द लेटरल साइड ऑफ बॉडी, इस लेटरल साइड पर तो केवल क्या है? रिब्स ओनली। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पूरा लेटरल साइड है, केवल और केवल आपको क्या दिखेंगे? यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होंगी। जबकि एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो ये एंटीरियर ऊपर वाली सरफेस, एक तो यहाँ पर थी ब्यूटी बोन, कॉलर बोन नाम है क्लैविकल, और एक नेक है। और जबकि अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है मस्कुलर डोम शेप डायफ्राम, जो कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल फीचर है आपको देखने को मिलेगा ये मस्कुलर डोम शेप डायफ्राम, जो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये
डायफ्राम, जो मस्कुलर डायफ्राम है, वो इस रिब केज का कौन सी सरफेस बना रहा है? पोस्टीरियर सरफेस, नीचे वाला सरफेस बना रहा है। बच्चों ये जो डायफ्राम है ये इस रिब केज के वॉल्यूम को अल्टर करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो यहां पे अगर देखें तो ये जो रिब्स हैं इनके बीच में मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हम उनको कहते हैं, वो मसल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेन रूप से जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? डायफ्राम। मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है ये मिलके थोरैसिक केज के वॉल्यूम को बढ़ा और घटा सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, तो बच्चों जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब एक बार और आपको थोरैसिक केज के बारे में ये सारी चीजें समझाई जाती हैं, कैसे ये जो मसल्स हैं, कैसे जो रिब्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं, मसल्स वहां पे नहीं होती हैं। इसलिए अगर पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना और घटाना है तो हमें डिपेंडेंट रहना होगा हमारे थोरैसिक केज की मसल्स पे, जो है इंटरकॉस्टल मसल और फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम, फ्रेनिक मसल्स ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से वॉल्यूम को अप और डाउन किया जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग होगी, जिसकी डिटेल मैकेनिज्म बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है।